सुबह ठीक 9:30 बजे का समय था और बैंगलोर के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की कतार खड़ी थी। कारों के दरवाजे खुलते ही लोग उतरते थे, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ दिख रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बहुत शांत कदमों से चलकर ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कई सालों से चलते आ रहा है। उसका नाम था आर्यन। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबकी नज़र में वो एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन असल में आर्यन साधारण नहीं था। वो उस कंपनी का असली वारिस और भविष्य का मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करके वो हाल ही में भारत लौटा था और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया, ताकि ये जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूसी करता है और कौन अपने पद के अहंकार में मानवता भूल गया है। इसी उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लेकर कमर झुकाए वो ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था प्रिया और वो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वो कठोर स्वभाव वाली और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। आर्यन को देखते ही प्रिया की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे नजरों से परखा और कठोर स्वर में बोली, "यहां क्यों खड़े हो? अभी सब साफ करो। ये तुम्हारा खड़ा रहने की जगह नहीं है।" आर्यन ने सिर झुका लिया और एक पल के लिए उसके सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वो चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। ये अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। ये कोई खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था जिसमें सफल होना उसके लिए जरूरी था। जाने से पहले प्रिया ने व्यंग से कहा, "हाँ, यहां पुराने साफ सफाई कर्मचारी की तरह आलसी मत दिखना, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे।" उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी मुस्कुरा उठे। कुछ चुपके से हंसे और कुछ अपनी फाइल से मुंह छिपाकर चले गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिसे वे साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं, कल वही उनके भाग्य का फैसला करेगा। आर्यन ने झाड़ू से फर्श पर एक निशान बनाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। खाने के समय का माहौल रोज की तरह हलचल से भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग लेकर गपशप कर रहे थे। आर्यन चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई के काम में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर इशारा करके बोली, "अरे देखो, नया साफ सफाई कर्मचारी एकदम देहाती लग रहा है। लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है।" उसके पास बैठी एक और लड़की तुरंत बोली, "हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता।" उनके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने और अपमान जोड़ते हुए कहा, "कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने ना आना।" सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई, लेकिन आर्यन ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वो जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा है, जहां इंसान का चरित्र समझ में आता है। वो सबके असली रूप को मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी का मग खत्म करके खाने के कमरे से चले गए। आर्यन अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वो जानता था कि अगर वो भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सायंकाल ढल रहा था। ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुकी। आर्यन ने दूर से देखा कि प्रिया फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसकी फोन पर कही बात आर्यन के कानों तक पहुंची। "हाँ हनी, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाओ। किसी सस्ते कैफे में मैं नहीं जा सकती।" आर्यन ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। उसके मन में एक ही विचार आया कि यह अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। आर्यन शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। सायंकाल की ठंडी हवा उसके थके शरीर को छू गई।
लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। ये एक लंबे खेल की शुरुआत थी जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय का पर्दाफाश होना था। फर्श अभी भी गीला था। अचानक प्रिया की कठोर आवाज गूंजी, ये सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है, अगर कोई फिसलकर गिर गया तो क्या? तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं? आर्यन ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि प्रिया के सामने बोलना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना है। सबने आंखें हटाकर अपने काम में लग गए। इन्हीं दिनों आर्यन की मुलाकात हुई एक पुराने साफ सफाई कर्मचारी से। विक्रम कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वो एक साधारण और सीधा इंसान था। कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो हमेशा कड़ी मेहनत करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ा साफ सफाई कर्मचारी कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन विक्रम कभी कुछ मन में नहीं रखता था। आर्यन ने विक्रम में एक अलग तरह की चमक देखी। वो उसके साथ काम करते हुए पूछा, भाई आप इतने सालों से यहाँ हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? विक्रम हंसकर बोला, सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन शांत रहता है। ये शब्द आर्यन के मन को छू गए। उसने महसूस किया कि ये इंसान शारीरिक रूप से कमजोर दिखता हो, लेकिन असल में सबसे मजबूत है। खाने के समय अक्सर विक्रम अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने आर्यन को आधी रोटी देकर कहा, ले बेटा तुम भी खा लो, मैं तो अकेला हूं, मेरा चल जाता है, तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। आर्यन की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वो विक्रम है। वो विक्रम के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल आर्यन ने अपने आप से वादा किया कि वो एक दिन न सिर्फ विक्रम बल्कि हर उस इंसान के हक को लौटाएगा जिसे यहाँ सालों से दबाया गया है। लेकिन वो जानता था कि अभी वक्त नहीं आया। उसे और बहुत कुछ सहना होगा और सही मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। दिन बीतते गए और आर्यन ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को खबर आई कि कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी डेस्क छोड़कर उड़ गए और चर्चा करने लगे। कोई कहता था शायद कागजों में गलती हो गई, कोई कहता था ये जरूर किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। अभी शोर शराबा चल रहा था कि तभी प्रिया तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए। ये काम किसी और का नहीं बल्कि विक्रम का है। विक्रम, जो उस वक्त पानी का गैलन लेकर कमरे में आया था, हैरानी से प्रिया की ओर देखा। उसकी आवाज कांप उठी, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था, पैसे के बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन प्रिया ने उसकी बात नहीं सुनी और सबके सामने उसे कठोर भाषा में फटकार लगाई। बोली, बंद करो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते, तुम्हें तो यहां से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि विक्रम के पक्ष में एक शब्द बोले। सब जानते थे कि प्रिया का बड़े अधिकारियों से अच्छा रिश्ता है और उसके साथ उलझना मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना है। मानव संसाधन विभाग HR को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने विक्रम को सख्त चेतावनी दी। विक्रम का चेहरा फीका पड़ गया। वो चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया। आर्यन ने दूर से ये दृश्य देखा। उसका मन टूट गया। वो जानता था कि विक्रम निर्दोष है, लेकिन सब ने सिर्फ आंखें फेर लीं। रात को जब ऑफिस खाली हो गया, आर्यन चुपचाप सिक्योरिटी रूम में गया। उसने वहां कंप्यूटर पर जाकर कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि विक्रम कमरे में आया, गैलन रखा और तुरंत चला गया। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। ये देखकर आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत वीडियो को कॉपी करके अपने पास रख लिया और खुद से कहा, वक्त बदल रहा है, यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये रात आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ दर्शक नहीं बनेगा, बल्कि बहुत जल्द इस व्यवस्था को तोड़ देगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अलग तरह की शांति थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी।
कार से एक स्मार्ट युवक उतरा। उसके कपड़ों में चमकता सूट था, आंखों पर स्टाइलिश सनग्लास और चेहरे पर एक अनोखी दृढ़ता थी। सब हैरान होकर देखने लगे क्योंकि ये युवक कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था। लेकिन अब वो अपने असली रूप में था। ऑफिस के गेट पर खड़े गार्ड और अन्य कर्मचारी हैरानी से देखते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि ये वही युवक था जिसे वे कुछ दिन पहले साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे थे। आर्यन शांत कदमों से अंदर गया। उसके साथ उसके पर्सनल असिस्टेंट भी था जो हाथ में एक फाइल लिए तेजी से उसके पीछे चल रहा था। वे दोनों मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए। वो हॉल जहां कंपनी की सभी बड़ी मीटिंग्स होती थीं और आज वहां सब के लिए एक खास मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। प्रिया एक बड़ी मुस्कान के साथ आर्यन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो अभी भी आर्यन को नहीं पहचान पाई। उसने सोचा कि शायद ये कोई बड़ा निवेशक या विदेशी मेहमान है। प्रिया बोली, सर मेरा नाम प्रिया है, मैं असिस्टेंट। जब हालात ने एक मासूम को अपराधी बना दिया, तब एक ईमानदार अफसर ने साबित किया कि न्याय केवल अमीरों का नहीं होता, गरीबों का भी होता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर दें। सूरज की तेज धूप में अर्जुन अपनी 10 महीने की छोटी बहन को गोद में लिए खड़ा था। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर वो रोजाना की तरह भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन बच्चों में दिखती है जिन्होंने जिंदगी की कड़वाहट को बहुत जल्दी झेल लिया हो। केवल 12 साल का अर्जुन अपनी छोटी बहन का एकमात्र सहारा था। माता पिता की मृत्यु के बाद से वो अकेले इस दुनिया से लड़ रहा था। हर रोज सुबह से शाम तक वो इसी तरह खड़ा रहता, लोगों के आगे हाथ फैलाता और जो भी मिल जाता उससे दोनों भाई बहन का पेट भरने की कोशिश करता। गर्मी की वजह से उसका गला सूखा हुआ था, लेकिन पानी खरीदने के पैसे नहीं थे। फटी हुई कमीज और गंदी चप्पल पहने हुए वो हर आने जाने वाले से गुहार लगाता रहता। कभी कोई 2 रुपए दे देता, कभी कोई 5 रुपए और कभी कोई डांट कर भगा देता। आज भी वैसा ही दिन था, लेकिन दोपहर के वक्त अचानक उसकी छोटी बहन की सांस तेज हो गई। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वो बार बार खांस रही थी। अर्जुन की घबराहट बढ़ने लगी जब उसने महसूस किया कि बच्ची का शरीर बुखार से तप रहा था। छोटी बच्ची की आंखें बंद हो रही थीं और वो बेहोशी की हालत में पहुंच रही थी। अर्जुन को समझ आ गया कि अब देर करने का वक्त नहीं था। उसने आसपास नजर दौड़ाई और एक महंगी कार से उतरते हुए एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को देखा। वो व्यापारी लग रहा था। महंगे कपड़े पहने हुए, हाथ में कीमती घड़ी और चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ अमीर लोगों में दिखता है। उसके साथ एक चमकदार ब्रीफकेस था और वो किसी जल्दी में लग रहा था। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया कि यही उसका आखिरी मौका है। वो दौड़कर उस आदमी के पास गया और बिना कुछ सोचे उसके पैर पकड़ लिए। रास्ते में चलने वाले लोग रुककर तमाशा देखने लगे। कुछ लोग अर्जुन को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अर्जुन की आवाज में वो बेचैनी थी जो सिर्फ एक भाई के दिल में अपनी बहन के लिए हो सकती है। मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना है, प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए। व्यापारी ने गुस्से से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। उसकी नज़र अपनी कीमती घड़ी पर थी। वो किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए देर हो रहा था। अरे हट जा यहां से, मुझे देर हो रही है, उसने कहा। लेकिन अर्जुन का पकड़ मजबूत था और छोटी बच्ची की हालत देखकर उसके अंदर कहीं दया जाग उठी। आसपास के लोग भी देख रहे थे और कुछ लोग व्यापारी से मदद करने को कह रहे थे। अरे यार, मेरे पास अभी नकद पैसे नहीं हैं। उसने अपना बटुआ देखा, वहां केवल 1000 रुपए थे, जो उसके लिए बहुत कम थे। लेकिन रुको, उसने अपनी चेकबुक निकाली और जल्दी जल्दी एक चेक लिखा। उसने सोचा कि यह बच्चा शायद चेक को भुनाने नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने 500 रुपए का चेक लिख दिया। ये ले, इसमें 500 रुपए हैं। पास में ही राज्य बैंक है, वहां जाकर ये चेक भुनवा लेना और अपनी बहन का इलाज कराना। अर्जुन ने वो चेक देखा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने कभी इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने व्यापारी के पैर छूकर धन्यवाद दिया। व्यापारी जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठकर निकल गया और अर्जुन अपनी बहन को कसकर गोद में लिए बैंक की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसके मन में हजारों सपने आने लगे। वो सोच रहा था कि अब उसकी बहन ठीक हो जाएगी, उसे अच्छा खाना मिलेगा और शायद कुछ पैसे बचाकर वे दोनों एक छोटी सी जगह किराए पर ले सकेंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाले थे। राज्य बैंक की शानदार इमारत अर्जुन के लिए किसी महल से कम नहीं लगी। संगमरमर के फर्श, एयर कंडीशनर की ठंडक और अच्छे कपड़े पहने कर्मचारी, ये सब उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वो अपनी फटी हुई कमीज और गंदी चप्पलों में वहां बेमेल लग रहा था।
अंदर घुसते ही सभी की नजरें उस पर टिक गईं। कुछ ग्राहक नाक भौं सिकोड़कर उसे देख रहे थे। उसने चेक काउंटर पर जाकर वो चेक आगे बढ़ाया। काउंटर पर बैठा कैशियर उसे देखकर तुरंत समझ गया कि ये कोई सड़क का बच्चा है। ये क्या है? उसने चेक को हाथ में भी नहीं लिया और घृणा से अर्जुन को देखा। अंकल, ये चेक है, मुझे इससे पैसे चाहिए, अर्जुन ने विनम्रता से बताया। अपनी बहन को और कसकर पकड़ते हुए कैशियर ने आसपास के अपने साथियों को इशारा किया। जल्दी ही वहां 4-5 बैंक कर्मचारियों की भीड़ लग गई। सभी अर्जुन को संदेह की नजर से देख रहे थे। तू ये चेक कहां से लाया है? एक वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त आवाज में पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास और अहंकार साफ दिख रहा था। एक साहब ने दिया है, मेरी बहन बीमार है, अर्जुन ने सच्चाई से जवाब दिया। लेकिन बैंक वालों को यकीन नहीं आया। उनकी नज़र में ये कोई धोखाधड़ी लग रहा था। अर्जुन की गरीबी और चेक की बड़ी रकम के बीच का अंतर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ये चेक चोरी का है, इसे कहीं से चुराया है ये लड़का, एक कर्मचारी ने अपने साथियों से कहा। गार्ड शंकर को बुलाओ। आसपास खड़े ग्राहक भी इस तमाशे को देख रहे थे। कुछ लोग अर्जुन पर शक कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों को लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। गार्ड शंकर एक मोटा ताज़ा आदमी था जो अपनी वर्दी में बड़ा शक्तिशाली लगता था। उसकी मूछें तनी हुई थीं और चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। उसने अर्जुन को देखते ही समझ लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या मामला है? उसने अपनी डंडे वाली आवाज़ में पूछा। ये लड़का नकली चेक लेकर आया है, चोरी का माल है, कैशियर ने बताया। गार्ड शंकर ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे खींचा। अर्जुन की छोटी बहन डर से रोने लगी। चल बाहर, यहाँ चोरी चकारी नहीं चलेगी, उसने कहा और अर्जुन को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। अंकल प्लीज मुझे सुन लीजिए, ये चेक सच में एक साहब ने दिया है, अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बैंक के अंदर का दृश्य देखकर बाहर खड़े लोग भी उत्सुक हो गए। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये घटना धीरे धीरे भीड़ का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इस बीच बैंक मैनेजर भी वहां आ गया। वो एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर अहंकार साफ दिख रहा था। क्या समस्या है? उसने पूछा। साहब, ये लड़का चोरी का चेक लेकर आया है, हमें संदेह है, मैनेजर ने समझाया। पुलिस को फोन करो, उसने आदेश दिया। अर्जुन की दुनिया उसके सामने बिखरती जा रही थी। उसकी छोटी बहन की तबीयत और भी खराब हो रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। 10 मिनट बाद पुलिस स्टेशन से 3 सिपाही आए, रवि, दीपक और अमित। तीनों ने वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो अहंकार था जो शक्ति के नशे में डूबे लोगों में दिखता है। रवि सबसे वरिष्ठ था। उसने आते ही दृश्य को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। उसकी आंखें छोटी थीं और चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। क्या मामला है? उसने मैनेजर से पूछा। साहब, ये लड़का चोरी का चेक लेकर आया है, हमें संदेह है, मैनेजर ने समझाया। दीपक ने अर्जुन को देखा और तुरंत उसके अपराधी होने का निष्कर्ष निकाल लिया। वो एक लंबा पतला आदमी था जिसकी नजरें हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती थीं। ये तो पक्का चोर है, देखो इसकी हालत, उसने अमित से कहा। अमित भी बाकी दोनों से कम नहीं था। वो मोटा था और उसके चेहरे पर हमेशा नफरत का भाव रहता था। उसने भी हामी भरी। रवि ने अर्जुन का कॉलर पकड़ा और उसे झंझोड़ा। कहाँ से चुराया है ये चेक? सच सच बता, वरना जेल में डाल दूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी छोटी बहन की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बच्ची अब पूरी तरह बेहोश हो गई थी और उसकी सांस धीमी पड़ गई थी। साहब, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, एक अंकल ने यह चेक दिया है क्योंकि मेरी बहन बीमार है, वो रोते हुए बोला। झूठ बोल रहा है, दीपक ने कहा। इन सड़क के बच्चों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये पक्का किसी का चेक चुरा कर लाया है। इस बीच बैंक के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग सहानुभूति में अर्जुन के पक्ष में बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। सोशल मीडिया का जमाना था, कई लोग लाइव वीडियो बना रहे थे। अमित ने अर्जुन के हाथों पर हथकड़ी लगाने की तैयारी की। इसे थाने ले चलते हैं, वहां ठीक से पूछताछ करेंगे, उसने कहा। अर्जुन घबरा गया। अगर वो जेल चला गया तो उसकी बहन का क्या होगा? प्लीज साहब, मेरी छोटी बहन को अस्पताल ले जाना है, वो बहुत बीमार है, वो हताशा से चिल्लाया। लेकिन तीनों पुलिस वाले उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे थे। बैंक के कर्मचारी भी संतुष्ट लग रहे थे कि उन्होंने एक अपराधी को पकड़वा दिया। गार्ड शंकर गर्व से सीना फुलाकर खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। लेकिन इसी भीड़ में एक महिला खड़ी थी जो इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी तेज नजरों से कुछ भी छुप नहीं रहा था। वो समझ रही थी कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। डीएम रीता सिंह उस दिन अपने नियमित निरीक्षण के लिए उस क्षेत्र में आई थीं। वो एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी थीं जिसने अपने करियर में तमाम तरह के मामले संभाले थे। उसकी तेज नज़र से ये दृश्य देखकर तुरंत समझ गईं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि एक 12 साल का बच्चा एक छोटी बच्ची को गोद में लिए बेहद परेशान है और उसके साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। डीएम रीता सिंह की शख्सियत ऐसी थी कि लोग अपने आप उसके लिए रास्ता बनाने लगे।
उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक तेजी थी जो गलत काम करने वालों को डरा देती थी। वो धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ी। उसने देखा कि पुलिस वाले बिना कोई उचित जांच के एक बच्चे को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? उसने अपनी आधिकारिक आवाज में पूछा। रवि ने मुड़कर देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोई उच्चपदस्थ अधिकारी है। रीता सिंह की वर्दी और बैज देखकर वो घबरा गया। मैडम, ये लड़का चोरी का चेक लेकर बैंक में आया था। हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं, उसने घबराहट से बताया। रुकिए, रीता सिंह ने कड़ी आवाज में कहा। पहले मुझे पूरी स्थिति समझाइए। उसने बैंक मैनेजर को बुलाया। आप बताइए क्या हुआ। मैनेजर ने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन रीता सिंह की अनुभवी आंखों ने तुरंत पकड़ लिया कि यहां कुछ अनुमानों के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। क्या आपने चेक की जांच की है? उसने पूछा। मैडम, चेक तो असली लगता है, लेकिन ये लड़का, मैनेजर ने कहना चाहा। कोई लेकिन वेकन नहीं, रीता सिंह ने बात काटी। अगर चेक असली है तो समस्या क्या है? उसने अर्जुन की तरफ देखा। बच्चे की आंखों में वो सच्चाई थी जो झूठ नहीं बोल सकती। उसकी गोद में बेहोश पड़ी छोटी बच्ची को देखकर उसका दिल पिघल गया। बेटा, तुम सच सच बताओ, ये चेक तुम्हें कैसे मिला? रीता सिंह ने प्यार से पूछा। अर्जुन को लगा जैसे आखिरकार कोई उसकी बात सुनने को तैयार है। उसने पूरी कहानी बताई, कैसे उसकी बहन अचानक बीमार हुई, कैसे उसने एक व्यापारी के पैर पकड़े और कैसे उस आदमी ने ये चेक दिया। रीता सिंह ने चेक को ध्यान से देखा। हस्ताक्षर ताजा था, तारीख आज की थी और रकम भी साफ लिखी हुई थी। उसने अपने फोन से चेक के खाता विवरण की जांच करने को कहा। 2 मिनट बाद पुष्टि आई, चेक बिल्कुल असली था और उस व्यापारी के खाते में पर्याप्त रकम भी थी। रीता सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बैंक मैनेजर, पुलिस अधिकारियों और गार्ड शंकर को देखा। तो ये है आप लोगों की न्याय व्यवस्था? उसकी आवाज में वो गुस्सा था जो सिर्फ एक सच्चे नेता में होती है। एक असली चेक धारक को अपराधी बनाने में आप सभी लगे हुए थे। बैंक मैनेजर का मुंह सूख गया। वो समझ गया कि बहुत बड़ी गलती हुई है। मैडम, हमें लगा कि, उसने कहने की कोशिश की। आपको लगा कि